हेलो ऑल। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, जो प्रोग्रामिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, मैं आपको इस वीडियो में फ्रॉम स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगी। इस वीडियो में आप देखेंगे सी लैंग्वेज को यूज़ करके कैसे हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने से पहले मैं बात करूंगी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में। आखिर सी लैंग्वेज कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया एंड बेसिकली सी का यूज़ क्या है। इस लैंग्वेज को डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था 1972 में। बेसिकली जब सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता था। सी लैंग्वेज का यूज़ करके हम कंपाइलर को भी डेवलप कर सकते हैं। सी लैंग्वेज का यूज़ करके जो फर्स्ट मशीन बनाई गई थी उसका नाम था डेक PDP-11। डेक PDP-11 के बाद सी लैंग्वेज का और भी सिस्टम्स को और भी मशीन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा। जैसे सी लैंग्वेज का यूज़ करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, इवन टेक्स्ट एडिटर बना सकते हो। सी का ही यूज़ करके आप आज पाइथन लैंग्वेज पर काम कर रहे हो, आप C++ पर काम कर रहे हो। बिकॉज सी हर एक लैंग्वेज का बेस है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर आपको पाइथन सीखना है तो पाइथन के लिए आपको सी आना ज़रूरी है, नहीं। बट सी के जो फीचर्स है उन्हीं को यूज़ करके पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया गया, उन्हीं को देख करके C++ डेवलप हुई है। इसीलिए अगर आप C++ सीखना चाहते हो तो कहा जाता है आपको सी आना चाहिए। सी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सीखने के बाद आपको सभी लैंग्वेजेस इजी लगने लग जाएगी। इसीलिए जब भी कोई प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जाता है या प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले एक ही चीज़ कही जाती है कि आपको सी सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने सी लैंग्वेज सीख ली, बट सी लैंग्वेज आपके सिस्टम से इंटरैक्ट कैसे करती है? क्या सी लैंग्वेज का यूज़ आप कॉपी में करते हो या फिर आप अपने फ़ोन में करते हो? नहीं, सी लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ की जाती है कि आप अपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो आखिर आपको कंप्यूटर कैसे समझ जाता है कि आपको विंडोज़ की प्रेस करने पर एक पॉपअप देना है? कैसे आप समझ जाते हो कि कौन सा ऑपरेशन कौन सी की पर होना है? तो बेसिकली हम तो ह्यूमन हैं, हम मशीन की लैंग्वेज नहीं समझते। हम क्या समझते? हम सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टूड लैंग्वेज समझते। दैट मीन्स इट माइट बी अ इंग्लिश, इट माइट बी अ उर्दू, इट माइट बी अ फ्रेंच, हिंदी, हम ये समझते। बट कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब हमें तो मशीन लैंग्वेज नहीं आती है, तो फिर हम कैसे कोड लिखें और उस कोड को कैसे मशीन समझेगी? फॉर एग्जाम्पल, मुझे हिंदी आती है लेकिन मेरे फ्रेंड को फ्रेंच आती है, उसे हिंदी नहीं आती और मुझे फ्रेंच नहीं आती। अब हम दोनों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हम दोनों अगर कम्युनिकेट करते हैं तो हम दोनों ही एक दूसरे की थॉट्स को समझ नहीं पाएंगे। सपोज हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिससे हिंदी भी आती है और फ्रेंच भी आती है, तो ऑफ कोर्स वो हिंदी को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर सकता है और फ्रेंच को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। वैसे ही मशीनरी लैंग्वेज और ह्यूमन अंडरस्टूड लैंग्वेज दोनों के बीच में एक प्रोग्राम होता है जिसका काम है मशीनरी लैंग्वेज को ह्यूमन अंडरस्टूड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। दो प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एक है इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। तो क्या इंटरप्रेटर कंपाइलर से डिफरेंट वर्क करता है या फिर कंपाइलर इंटरप्रेटर से अलग है? दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? दो चीज़ें हमें क्यों प्रोवाइड की गई है जबकि दोनों का काम तो एक ही है, मशीनरी को हाई में और हाई को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। दोनों लैंग्वेजेस में
सचेस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनका वर्किंग, इनका काम करने का तरीका अलग अलग है। कंपाइलर आपके कोड को कंप्लीट मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आपने 50 लाइन का कोड लिखा है तो 50 लाइन के कोड को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उतनी ही लाइन के कोड को वो हाई लेवल में भी कन्वर्ट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर 1 लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये बेसिक डिफरेंस है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के डिफरेंस के बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम लिखने की। आखिर हम प्रोग्राम कैसे लिखें, कहाँ पर लिखें? तो सपोज अगर मैं आपको एक टास्क दूं, जैसे मैंने आपसे कहा आपको एक कैलकुलेशन करना है, 2 नंबरों का सम करना है इन अ मैथमेटिक्स। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑफ कोर्स आपको जैसे ही मैंने कहा आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, आपको 2 नंबरों को सम करना है, तो आप सबसे पहले नोटबुक ओपन करोगे और उस नोटबुक में लिखना स्टार्ट करोगे। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो हमें इन लैंग्वेजेस में कोई भी ऑपरेशन लिखने के लिए एडिटर की नीड होती है। एडिटर लाइक अ कॉपी, जिसमें हम हमारी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे। हर लैंग्वेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट एडिटर्स आते हैं। आप एक ही एडिटर में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस से लिख सकते हो। तो हम सबसे पहले इस एडिटर की बात करते हैं। आखिर ये एडिटर क्या होता है? जिस एडिटर में या जिस नोटबुक में हम सी लैंग्वेज का कोड करेंगे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड करते हैं, उसे हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE के अंदर हम कोड लिखेंगे, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं वैसे ही हम IDE में लिखेंगे। IT इंडस्ट्री में सी लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको मल्टीपल IDE मिल जाएगी। मैं जो IDE यूज़ करूँगी और जिस पे मैं आपको कोड लिखना सिखाऊंगी वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को हम अदर लैंग्वेजेस को लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने जैसे ही क्लिक किया मुझे एक स्क्रीन मिली। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया है कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कंपैटिबल आपको IDE इंस्टॉल करनी है। तो मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगी। अगर आपका मैक है तो आपको मैक एप्लीकेशन मैक के लिए यूज़ करना होगा, मैक के लिए डाउनलोड करना होगा। तो मैं विंडोज़ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा IDE इंस्टॉल होने लगा। तो मैं पहले इस सेटअप को डाउनलोड करूँगी। मुझे यहाँ पर EXE फाइल मिल गई। जैसे ही ये EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी मैं इसे इंस्टॉल करूँगी। मेरी ये EXE फाइल देखिए डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन करूँगी। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होगा। मैंने एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया। आपको यहाँ पर फोल्डर सिलेक्ट करना होगा। आप अपने एडिटर को कहाँ पर रखना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फोल्डर सिलेक्ट है। मेरी फाइल का नाम विजुअल स्टूडियो है। क्या आप इस विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन डेस्कटॉप पर रखना चाहते हो? इफ़ यस तो आप डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड फिनिश। और मैं फिनिश करने के साथ साथ इसे लॉन्च भी करना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ही फिनिश किया ये मेरा विजुअल कोड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। अब विजुअल कोड स्टूडियो तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन क्या मैं इस पे अपना सी के प्रोग्राम को रन कर सकती हूँ? तो हम अपना फर्स्ट सी का प्रोग्राम बनाएंगे। हम अपनी फर्स्ट फाइल बनाएंगे
सो जस्ट क्लिक ऑन फाइल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल पर क्लिक करके इसे आप सेव कीजिए, कंट्रोल एस। अब द क्वेश्चन इज कि हम इस फाइल को कहाँ पर सेव करेंगे। तो मेरे डेस्कटॉप पे कुछ फोल्डर्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो आप चाहें तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया एंड मैंने लिखा इसमें प्रोग्रामिंग, एंड मैं अपनी इस फाइल को प्रोग्रामिंग नाम के इस फोल्डर में सेव करूँगी। सपोज मेरी फाइल का नाम है demo.c। .c क्यों? बिकॉज हम C लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं और .c लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। सो जस्ट क्लिक ऑन सेव। ये हमारी फाइल सेव हो गई, लेकिन अभी हमारा फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में एडेड नहीं है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर देखिए आपको ऐड फोल्डर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आप ऐड फोल्डर पर क्लिक कीजिए एंड हमारा फोल्डर है प्रोग्रामिंग। सो हमने प्रोग्रामिंग पर क्लिक किया एंड ऐड कर दिया एंड यस। सो देखिए ये आ गया आपका फोल्डर प्रोग्रामिंग, और इस प्रोग्रामिंग के अंदर आपको demo.c शो हो रहा है। तो आपको अगेन एंड अगेन ये स्टेप फॉलो करने की नीड नहीं है, आप बस यहाँ पर जाकर के इस न्यू फाइल पर क्लिक करोगे और आप जैसे ही फाइल को सेव करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग नाम के फोल्डर में सेव करनी है, अपने आप यहाँ पर शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो आपका ये फोल्डर बन करके रेडी हो गया, आपकी फाइल बन गई। लेकिन इस फाइल में अगर मैं कोई कोड लिखती हूँ तो क्या वो रन हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई? बिकॉज हमें कंपाइलर की नीड होगी। अगर मैं यहाँ पर कोई कोड लिखती हूँ, सपोज मैं एक हेलो वर्ल्ड का कोड बनाना चाहती हूँ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स है, हर लैंग्वेजेस का अपना अपना एक सिंटेक्स होता है। तो सी का सिंटेक्स है, मैंने यहाँ पर सी का सिंटेक्स लिखा हुआ है। इन डिटेल मैं आपसे इस सिंटेक्स के बारे में लेटर डिस्कस करूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि हमने तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप अपने हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की नीड होती है। सी लैंग्वेज कंपाइलर सपोर्ट करती है, तो अभी हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड में कंपाइलर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड कभी भी कंपाइलर के साथ नहीं आता, हमें कंपाइलर ऐड करना पड़ता है। बिकॉज विजुअल स्टूडियो कोड का यूज आप बहुत सारी लैंग्वेजेस पर काम करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? विजुअल स्टूडियो कोड के लिए कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा, और मैं जो कंपाइलर इंस्टॉल करूंगी वो होगा MinGW। आप गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च कीजिए MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर। sourceforget.net से आपको MinGW मिल जाएगा। ये है आपका MinGW, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल ही मिलेगा। बाय डिफॉल्ट मेरा विंडोज था, इसीलिए मैंने विंडोज इंस्टॉल किया। अगेन मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है एंड इंस्टॉल्ड भी है। आपको exe फाइल को अगेन जैसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड की फाइल को इंस्टॉल किया था, वैसे ही आप MinGW की फाइल को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करोगे। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं यहाँ पर आऊँगी और मैं सर्च करूँगी MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर। ये है मेरा MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर। एक्चुअली इस MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर के पास में कंपाइलर है, तो हमें कंपाइलर अब विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपकी मशीन को, आपके सिस्टम को MinGW के थ्रू कंपाइलर मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कंपाइलर। तो आप अगर जानना चाहते हो कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कंपाइलर है या नहीं, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर सर्च करना होगा। तो सर्च कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पर लिखिए GCC-V एंड एंटर। देखिए मुझे यहाँ पर मेरे GCC का वर्जन मिल रहा है, दैट मीन्स मेरे पास में GCC अवेलेबल है।
तो मेरा सी का प्रोग्राम रन हो सकता है। बट जिन्होंने MinGW प्रॉपर इंस्टॉल नहीं किया है उन्हें यहाँ पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा GCC नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर आप ऐसा मैसेज आपको मिलता है तो फर्स्ट काम आपको MinGW इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद, मैं इसे क्रॉस कर दूं, इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको MinGW बेस सिस्टम में आना है। MinGW बेस सिस्टम में जहां पर आपको C कंपाइलर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द GNU C कंपाइलर, इससे आपको इंस्टॉल करना है। कैसे करोगे? अभी मेरे इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है तो ये ग्रीन है, आपको ब्लैंक दिखेगा। तो इस पर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करने के बाद आप इंस्टॉलेशन पे आओगे और यहाँ पे अपडेट कैटलॉग करोगे। जैसे मैंने यहाँ अपडेट कैटलॉग किया तो ये देखिए पैकेज लिस्ट .xml इंस्टॉल होने लग गई। हो सकता है कि मेरे कंपाइलर में इंस्टॉल नहीं रही हो, तो मैंने जैसे ही अपडेट किया ये देखिए अपडेट हो गया एंड आप इसको क्लोज कर दो। तो इसी तरीके से जहां जहां आपको C कंपाइलर मिलेगा वहां पर आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हैं। तो सपोज हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो गया। कंपाइलर इंस्टॉल करने के बाद हम एक एनवायरनमेंट सेट करेंगे हमारे सिस्टम के लिए, हमारे विजुअल स्टूडियो के लिए। तो चलिए हम पहले एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए आपको दिस पीसी पर क्लिक करना है। आपको अपने कंप्यूटर में एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए एडवांस्ड सेटिंग का ऑप्शन फाइंड करना होगा। सभी के सिस्टम में एडवांस सेटिंग का ऑप्शंस अलग अलग जगहों पे आता है। मेरे सिस्टम में सेटिंग्स में एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे एक पॉपअप स्क्रीन मिली। इस स्क्रीन में नीचे बॉटम में लिखा हुआ है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को मैंने क्लिक किया एंड हम नया सिस्टम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो आपको नया सिस्टम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? न्यू पे क्लिक करना होगा एंड आपके वेरिएबल का नाम है सपोज पाथ। ये हमारे वेरिएबल का नाम है और इस वेरिएबल की वैल्यू, तो इस वेरिएबल की वैल्यू वही होगी जो आपके MinGW का पाथ होगा। तो MinGW में आपको GCC का पाथ ढूंढना होगा। तो आप अपने सिस्टम में कहाँ पर MinGW रख रहे हो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरी C ड्राइव में, मैंने अपनी C ड्राइव में MinGW रखा हुआ है। ये रहा मेरा MinGW। इसे डबल क्लिक कीजिए। MinGW में आपको बिन का ऑप्शन मिलेगा। बिन में देखिए GCC है। तो हमें ये पाथ हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालना होगा। तो मैं इस पाथ को कॉपी करती हूँ एंड मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर देती हूँ एंड ओके। ठीक है, जैसे ही आप सेटअप करोगे ये आपका सेटअप हो गया। अब हम हमारे विजुअल कोड स्टूडियो में वापस आएंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो का कोड है जो हमने लिखा था। अब हम इस फाइल को रन करेंगे बिकॉज हमने सारा सेटअप कर लिया है। सो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रन करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको प्ले का बटन दिख रहा है, या फिर आप ऊपर जो रन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से भी रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से रन कर रही हूँ। मैंने क्लिक किया रन कोड पर। जैसे ही मैंने रन कोड पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए आपको एक एरर मिलेगी और एरर है ID return 1 exit status। मैक्सिमम यूज़र्स की, जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है या कुछ यूज़र्स की मेरे पास ऑलरेडी क्वेरी है कि आखिर हमें ये एरर क्यों आती है। बिकॉज
आपने ये विजुअल स्टूडियो में कोड लिखा है, एक्चुअली आपको आपके कंपाइलर को स्टॉप करना होगा कि वो आपको आउटपुट भी दिखाए। अभी क्या किया है, अभी आपके कंपाइलर ने कोड को सिर्फ एग्जीक्यूट किया है लेकिन आउटपुट नहीं दिखाया। तो आप तो आउटपुट देखना चाहते हो, तो आउटपुट देखने के लिए आपको इस फाइल को पहले सेव करना होगा, उसके बाद में आप इसे रन करोगे, मतलब ये बनती भी चले और सेव भी होती चले। तो हमें अपनी इस फाइल को सेव करने के लिए सेटिंग्स में कुछ सेटअप्स करने होंगे। आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन में यहाँ ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन एंड यहाँ पे सर्च कीजिए कोड रनर। तो मैंने सर्च किया कोड रनर। आप जैसे ही कोड रनर सर्च करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेव फाइल बिफोर रन। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, वेदर टू सेव ऑल फाइल्स बिफोर रनिंग और वेदर टू सेव द करंट फाइल बिफोर रनिंग। तो हमें करंट फाइल को सेव करनी है। सो हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब समटाइम्स ये ऑपरेशंस एट अ टाइम इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, तो जब ऐसा ना हो तो आप अपना विजुअल कोड स्टूडियो एक बार बंद कीजिएगा और उसके बाद में आप इसे स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं एक बार रन करके देखती हूँ, अगर वर्क कर जाए तो हम इसे रीस्टार्ट नहीं करेंगे एंड मैं इसे रन करती हूँ। जैसे ही मैंने रन किया देखिए मुझे आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और हमें मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, चलिए हमारा प्रोग्राम तो रन हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं इस सिंटेक्स की कि इस सिंटेक्स में हैश का मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब क्या है, stdio.h का मतलब क्या है और हमने ये ऐसे क्यों लिखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट है हैश इंक्लूड, आगे हमने लिखा हुआ है stdio.h। stdio.h यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए या फिर यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर यूजर को प्रिंट कराने के लिए, यूजर को आउटपुट देने के लिए प्रिंट एफ का यूज किया है, लेकिन इस प्रिंट एफ का काम क्या है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पर लिखी गई है। अगर आप कोई टास्क दे रहे हो तो उस टास्क का कोई नाम तो होगा, बिकॉज विदाउट नेम आप कैसे कोई टास्क परफॉर्म करा सकते हो। तो जैसे आपने कहा आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ इन अ सी। तो इस printf की डेफिनेशन stdio.h में लिखी हुई है, इसे हम हेडर फाइल कहते हैं। stdio.h क्या है, आपकी हेडर फाइल। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद जैसे ही हम सेकेंड लाइन में आते हैं ये लिखना कंपलसरी है। सी लैंग्वेज में अगर आप मेन नहीं लिखोगे तो आपका कंपाइलर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बिकॉज आपके कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जब तक प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना मिल जाए आपको काम नहीं करना है, आपको कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ये है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आप अपने ऑपरेशन को लिखोगे। फंक्शन का मतलब जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में कैमरे के आइकन पे सिर्फ कैमरा ही क्यों ओपन होता है, कुछ और हो जाना चाहिए। तो कैमरे के आइकन पे हमने टास्क दे करके रखा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मुझे सैमसंग के मोबाइल में भी कैमरा ओपन करवाना है, सैमसंग के बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो क्या हर वर्जन के लिए हम अलग कोड लिखेंगे क्या? नहीं, हम एक बार कोड लिखेंगे और उस कोड को मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस कोड को एक कंटेनर में रैप कर दिया और वो कंटेनर है मेरे लिए फंक्शन। इन प्रोग्रामिंग तो मैं कहाँ पर रखूंगी, फंक्शन। वैसे ही इस मेन मेथड के अंदर हम अपने ऑपरेशन को रखेंगे। मेन के पहले लिखा हुआ है इंट। इंट का मतलब है इंटीजर, इंटीजर का मतलब है वैल्यू। आप किस टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। इंट को डेटा टाइप कहते हैं। अब डेटा टाइप क्या होता है, जैसे आपने कहा कि मुझे नेम स्टोर करना है तो नेम का साइज तो अलग होता है। वही आपने कहा कि मुझे नंबर स्टोर कराना है तो नंबर का साइज अलग होता है।
तो आपके डेटा को टाइप बताने के लिए इन प्रोग्रामिंग हम डेटा टाइप का यूज करते हैं, जो आपके डेटा का टाइप बताएगा कि आखिर उसकी लेंथ क्या है। अगर मैं उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करूं तो वहां पर कितना स्पेस लगेगा। जैसे ही डेटा का टाइप चेंज हो जाता है, मतलब अगर आप नेम स्टोर करना चाहते हो तो उसका स्टोरेज अलग होता है, अगर आप नंबर स्टोर करना चाहते हो तो अलग होता है, अगर आपको मल्टीपल डेटा स्टोर कराना है तो उसका डेटा टाइप अलग होता है। फर्स्ट डेटा टाइप इज कैर। कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर का यूज आप तब करोगे जब आप सिंगल अल्फाबेट स्टोर करोगे। जैसे अगर आप H स्टोर करते हो तो H इज अ अल्फाबेट जिसका साइज होता है 1 बाइट। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोरेज की बात करते हैं तो यूनिट काउंट की जाती है बाइट में, तो कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। अगर हम इंटीजर वैल्यू मतलब नंबर वैल्यू की बात करते हैं तो इंटीजर का जो स्टोरेज साइज है वो है 2 और 4 बाइट्स, क्योंकि आपका इंटीजर डिफरेंट हो सकता है। बट अगर इंटीजर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो है लॉन्ग। अगर आप डेसिमल वैल्यू लेना चाहते हो, जैसे आपने कहा आप स्टोर करना चाहते हो 60.143, तो ये आपका फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप का साइज भी सेम होता है जो आपके इंटीजर का है, 2 और 4 बाइट्स। अगर आप फ्लोट में जो नंबर ले रहे हैं आफ्टर अ पॉइंट, अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सपोज आपने कहा आपकी वैल्यू है 60.14578910, देन आपकी जो डेटा टाइप होगा वो होगा डबल। इसी तरीके से अनसाइंड कैर, साइंड कैर, अनसाइंड इंट, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग, ये डेटा टाइप्स भी आपको प्रोग्रामिंग में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये डेटा टाइप सिर्फ सी लैंग्वेज में नहीं है। अगर आप C++ या फिर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें भी आपको यही डेटा टाइप्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। इन्हीं डेटा टाइप्स का यूज करके आप डेटा स्टोर करोगे। डेटा टाइप को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल सा, जिसमें 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना होगा। मैंने लिखा डेटा टाइप। अब आपकी वैल्यू कि आप कौन से नंबर को सम कराना चाहते हैं। जब आप कोई वैल्यू लेते हो तो वो मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाती है। हर मेमोरी का अपना अपना एक लोकेशन होता है। हम लोकेशन को कॉल करते हैं और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, लेकिन हमें उस लोकेशन का नाम कैसे पता होगा, तो उस लोकेशन को हम नेम देंगे जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का काम है डेटा को स्टोर कराना। हम वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हैं और जैसे ही आप वेरिएबल का नाम लिखते हो उसकी वैल्यू अपने आप कॉल हो जाती है। वेरिएबल के लिखने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। दूसरा रूल, आप कभी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब आप अपने वेरिएबल को 1 var नहीं लिख सकते, लेकिन आप अपने वेरिएबल का नाम var1 रख सकते हैं। तीसरा रूल, आप अपने वेरिएबल को लिखने में स्पेस का यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा मेरे वेरिएबल का नाम है माय नेम, तो माय नेम अगर आप स्पेस दे करके लिख रहे हो तो ये रॉन्ग है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, अगर आप माय नेम लिखना चाहते हो तो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले रूल में बताया था। कभी भी वेरिएबल का नाम रिजर्व्ड
वर्ड्स नहीं हो सकते, जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। इन अ सी प्रोग्रामिंग 32 कीवर्ड्स हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। कीवर्ड्स का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी जिनकी डेफिनेशन लिखी गई है, जिनको यूज करने से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, कोई ऑपरेशन होता है। जैसे इंट भी एक कीवर्ड है, इसे इंट का मतलब है डेटा टाइप, तो वैसे ही और भी कीवर्ड्स है जिनका मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है, हम उन्हें एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते। ये हमारे वेरिएबल्स के रूल्स हैं। तो मैं अपना फर्स्ट वेरिएबल लेती हूँ var1। अब हम इसमें एक वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 56। अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए क्योंकि मैं 2 नंबर्स को ऐड कराना चाह रही हूँ। मैंने लिया var2 इक्वल टू 67 एंड आप इसको ऐड कराना चाहते हो। तो हम एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स के बीच में, इन 2 वेरिएबल्स के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, आप वेरिएबल लिखोगे, वैल्यू अपने आप कॉल हो जाएगी। अगर आप यूजर को कोई आउटपुट देना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं printf का, एंड आप 2 नंबर्स को ऐड करा रहे हैं। जब भी हम इंटीजर को ऐड करते हैं या इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो आपको इन प्रिंटिंग टाइम बताना होता है कि ये जो आप आउटपुट दे रहे हो वो किस फॉर्मेट में है। तो हम इंटीजर में प्रिंट कर रहे हैं, इसीलिए इस डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे %d। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसका मतलब है आप एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। %d क्या है, एक %d लिखने के बाद कॉमा के बाद में आप लिखोगे var1 प्लस var2 एंड आपको टर्मिनेट का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही हम टर्मिनेट लिखते हैं तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हमने स्टार्टिंग में ये लिखा था इंट मेन, मतलब ये जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। बट अगर आप इंट डेटा टाइप ले रहे हो तो आपको प्रोग्राम के एंड में लिखना होगा रिटर्न 0। इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड हमारा आउटपुट चेक करते हैं। देखिए आपको मिला 123। ये हमारा एक सिंपल सा प्लस का प्रोग्राम था जिसमें हमने 2 नंबर्स को ऐड कराया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।